Hello friends, today we are going to discuss a very important topic which is very relevant from the social perspective. It is not just relevant from the social perspective, it is also very important in rendering the justice to the women who are sexually exploited at their workplaces. हाँ दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे सामाजिक मुद्दे की बात करने वाले हैं जिसके लिए एक कानून बनाया गया था 2013 में, जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, दैट इज पोश एक्ट 2013, यानी यौन उत्पीड़न के मामले को रोकने के लिए 2013 में एक कानून बनाया गया है। उस पर आज हम लोगों ने अपना ये डिस्कशन रखा है। तो आइए देखते हैं व्हाट इज दिस पॉश एक्ट। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, एक कानून है और इस कानून का संदर्भ क्या था। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट वॉज पास्ड इन 2013। यानी कि जो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण या यौन उत्पीड़न होता है उसे रोकने के लिए, उसके शिकायत दर्ज करने के लिए और उन्हें रिड्रेस करने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया, एक कानून बनाया गया 2013 में, और इसे ही हम पॉश एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के तहत व्हाट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न क्या होता है, इसे डिफाइन किया गया, इसको परिभाषित किया गया है। इट ऑल्सो लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर ए कंप्लेंट एंड इंक्वायरी। इस कानून के तहत कैसे जो शोषित या उत्पीड़ित महिला है वो अपना शिकायत दर्ज कर सकती है और कैसे इंक्वायरी की जानी चाहिए, कैसे एक्शन लेना है, इन सारी बातों का जिक्र इस कानून के तहत किया गया है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस कानून का बैकग्राउंड क्या है। दोस्तों, ये बहुत ही एक जघन्य अपराध हुआ था 1992 में, जिसे कि हम भंवरी देवी कांड कहते हैं। भंवरी देवी मुख्यतः एक राजस्थान की समाज सेविका थी, सोशल वर्कर थी, और उन्होंने वहाँ के समाज में जो बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज का जो सिस्टम था उसके खिलाफ वो लड़ रही थी। वैसे में उन्होंने एक बाल विवाह को रोकने की कोशिश की थी और जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी यातना सहनी पड़ी थी और बहुत ही एक दुर्दांत घटना उनके साथ घटी थी, जो कि एक सोशल बैकलैश माना जाता है। समाज की जो पुरानी धारणा थी, लोगों ने उनके इस प्रोग्रेसिव आइडियल को एक्सेप्ट नहीं किया था और इस घटना ने एक तरीके से पूरे न्यायतंत्र और जो लोग समाज सुधार में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे उनके कॉन्फिडेंस को शेक कर दिया था। उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया गया, PIL फाइल किया गया था, और ये PIL फाइल किया गया था एक NGO की तरफ से, एक राइट्स ग्रुप की तरफ से, जिसका नाम था विशाखा। तो उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL के रिस्पॉन्स में एक गाइडलाइंस दिया था और ये गाइडलाइंस क्लियर कहता है, द गाइडलाइंस पुट्स द 3 की ऑब्लिगेशन ऑन द इंस्टीट्यूशंस। ये जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं ये 1997 में आए थे। दिस गाइडलाइंस केम इन 1997। उसमें ये कहा गया देयर वर 3 की ऑब्लिगेशंस ऑन द इंस्टीट्यूशन। क्या क्या है वो? प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन एंड रिड्रेस एनी एक्ट ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। यौन उत्पीड़न के मामले को रोकना था, प्रोहिबिट करना है, प्रिवेंट करना है, और अगर कोई मामला इनके सामने आता है तो उसे कैसे रिड्रेस करना है, उसके रिड्रेसल का मैकेनिज्म क्या है, कैसे न्याय दिलाना है, उसके बारे में है। The Supreme Court directed that institutions should establish a complaint committee which would look into the matters of sexual harassment। 1997 के सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्टिव के तहत ये कहा गया था कि जो संस्थाएं हैं वो एक कंप्लेंट कमेटी बनाएंगी, यानी जो शिकायत को दर्ज करेगा और ऐसे कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न के मामले आते हैं उस पर वो खोजबीन करेगा और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा ऑर्गेनाइजेशन को। आइए 2013 में उसी विशाखा गाइडलाइंस को और ब्रॉड करते हुए ये पॉश एक्ट बनाया गया और इस एक्ट के तहत ये कहा गया
कि कोई भी ऐसी संस्था जो 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती है, रोजगार देती है, या एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें संस्था के अंदर एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ये कमेटी ऐसे कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न के मामले आते हैं उस पर शिकायत दर्ज करेगा और उस पर वो समन इशू करेगा जो कंसर्न पर्सन है, और फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। द एक्ट लेड डाउन द प्रोसीजर्स एंड डिफाइंड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड एग्राइव्ड विक्टिम। यानी ये कानून परिभाषित करता है कि किसे सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट कहा जाएगा, और जो शोषित व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, उसको भी इसमें परिभाषित करने की कोशिश की गई है। द एक्ट सेज women of any age group, whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment will be treated as aggrieved victim। यानी कानून का ये प्रावधान है कि कोई भी महिला, चाहे वो उस संस्था के अंदर एम्प्लॉयड हो या ना हो, अगर उसने ऐसी शिकायत दर्ज की है कि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी यौन उत्पीड़न के दौर से गुजरी हैं उस संस्था के अंदर, तो वैसे में उसे एग्राइव्ड विक्टिम ट्रीट किया जाएगा और उसकी शिकायत को दर्ज करना इंटरनल आईसीसी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो मस्ट है, उनको शिकायत दर्ज करनी होगी। इट डिफाइंस सेक्सुअल हैरेसमेंट एज फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, sexually colored remarks showing pornography and any other unwelcome physical, verbal और non-verbal conduct of sexual nature। यहाँ पे दोस्तों ये डिफाइन किया गया है कि किसे सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो कानून है, कानून ने काफ़ी विस्तृत दायरा रखा है। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस यानी शारीरिक तौर पर छूना या परेशान करना, ये इसके अंदर आएगा। डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, अगर कोई बॉस या सीनियर अपने जूनियर एम्प्लॉय को सेक्सुअल फेवर के बदले वो कुछ प्रमोशन देने की लालच देते हैं या उनको डरा धमका कर इस तरीके के एक्ट को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो भी उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट कहा जाएगा। सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, कई कुछ ऐसे रिमार्क्स या कुछ ऐसी बात कही जाए जिसका कि इंटेंट क्या है, सेक्सुअल हो, उसे भी इसके उत्पीड़न के मामले के तौर पर लिया जाएगा। शोइंग प्रोनोग्राफिक मटेरियल को शो करना, और एनी अदर अनवेलकम यानी ऐसा कोई भी कार्य, चाहे वो टच कर किया गया हो, फिजिकल हो, या मुंह से कहा गया हो, या जेस्चर के द्वारा, जिसे कि कोई महिला पसंद नहीं करती है, उसे इस सेक्सुअल हैरेसमेंट की कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर द एग्राइव्ड विक्टिम टू फाइल ए कंप्लेंट फॉर द आईसीसी टू एक्ट। अब इस एक्ट की खास बात यह है कि यहाँ पे इसे लीगल टर्म में हम कहते हैं लोकस स्टैंडाई, यानी जो अग्राइव्ड विक्टिम है, जो सफरर है, जिन्होंने इस मामले को जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, ये आवश्यक नहीं है कि वो खुद ही शिकायत दर्ज करेंगी, यानी उनके बिहाफ पर कोई दूसरा व्यक्ति या कोई संस्था या आईसीसी स्वयं क्या है इस केस को रजिस्टर कर सकती है। द एक्ट सेज दैट शी मे डू सो इफ सी कैनॉट, कानून ये कहता है कि वो स्वयं भी शिकायत कर सकती हैं, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर सकती हैं, एनी मेंबर ऑफ द आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी आईसीसी, उनका कोई भी मेंबर शैल रेंडर ऑल रीजनेबल असिस्टेंस, यानी टू हर टू कंप्लेन इन राइटिंग। वैसे में जो उनको एक प्रोत्साहन देना, मानसिक तौर पर उनको एनकरेज करना कि उनके साथ जो गलत हुआ है उसके बारे में वो सबको बताएं और एक रिटन यानी लिखित शिकायत दर्ज करें, ऐसा
करने के लिए एनकरेज करेगी आईसीसी। इफ़ द वुमेन कैन नॉट कंप्लेन बिकॉज ऑफ फिजिकल और मेंटल इनकेपेसिटी, ऐसी भी स्थिति हो सकती है जहाँ पे कि वो शिकायत दर्ज करने की स्थिति में ना हो, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उनकी मृत्यु हो गई हो। वैसी स्थिति में उनके जो लीगल एयर है, जो कानूनी उत्तराधिकारी हैं, उनके परिवार से संबंधित जो व्यक्ति हैं, वो भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। The ICC may either forward the victim's complaint to the police or it can start an inquiry that has to be completed within 90 days. डिपेंड करता है कि परिस्थिति कैसी है, उसके हिसाब से आईसीसी को एक निर्णय लेना है कि क्या इस मामले को पुलिस के अंदर दर्ज करना है उनको, या पहले जो कमेटी है वो इसमें इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। अगर वो इन्वेस्टिगेशन करती है तो 90 दिनों के अंदर उन्हें ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होगा। The ICC has powers similar to those of a civil court in respect of summoning and examining any person on oath and requiring the discovery and production of documents। जैसे कि सिविल न्यायालय को शक्तियां हैं, उसी प्रकार की शक्ति इस आईसीसी को दी जाएगी अगर वो इस तरीके के मामले को इंक्वायर कर रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, जहाँ पे कि वो संबंधित व्यक्ति को समन इशू कर सकती है, बुलावा भेज सकती है, और ऐसे व्यक्ति को ओथ लेकर कहना पड़ेगा कि जो वो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करना और एक राइट फोरम पर प्रोड्यूस करना, ये आईसीसी की जिम्मेदारी होगी। When the inquiry is completed, the ICC must provide a report to its finding to the employer within 10 days. The report is also made available to both parties. जैसे ही ICC इस इंक्वायरी को पूरा करती है, within 10 days 10 दिनों के अंदर जो एम्प्लॉयर है, जो कंपनी है या जो संस्था है, उनको ये रिपोर्ट सबमिट करना है, और साथ ही इसकी जो कॉपी है, जो अग्राइव्ड है और जो अक्यूज्ड है, दोनों को इसकी कॉपी दे दी जाएगी। जो महिला की आइडेंटिटी है इसमें गुप्त रखी जाएगी। द आइडेंटिटी ऑफ द वुमेन रेस्पोंडेंट विटनेस एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंक्वायरी रिकमेंडेशन एंड एक्शन टेकन द एक्ट स्टेट्स शुड नॉट बी मेड पब्लिक। किसी भी हाल में जो इंक्वायरी की फाइंडिंग्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, उसे पब्लिक नहीं किया जाएगा। If the allegations of sexual harassment are proved, the ICC recommends that the employer take action in accordance with the provision of the service rule of the company। अगर ये एलिगेशन सही पाए जाते हैं और रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो शिकायत है वो एविडेंसेस के बेस्ड पर सही पाए गए हैं, वैसे में आईसीसी रेकमेंड करती है कि सर्विस रूल बुक के हिसाब से जो सज़ा होती है वो सज़ा जो अक्यूज्ड है, जो आरोपित व्यक्ति है, उसको देनी चाहिए। कंपनसेशन इज डिटरमाइंड ऑन द 5 आस्पेक्ट। यहाँ पे जो कंपनसेशन है वो 5 ब्रॉड पहलुओं पर निर्धारित किया जाएगा। सफरिंग एंड इमोशनल डिस्ट्रेस कॉज टू द वुमन, जो महिला हैं उनको उनके सफरिंग और जो मानसिक व्यथा है, जो मेंटल डिस्ट्रेस है, उसको ध्यान में रखकर दिया जाएगा। लॉस इन करियर अपॉर्चुनिटी, क्या उसकी वजह से उनके करियर में कोई लॉस हुआ है। हर मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर किसी प्रकार के मेडिकल एक्सपेंसेस हुए हैं तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। इनकम एंड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द रेस्पोंडेंट, यानी जो अक्यूज्ड पर्सन है उसके आर्थिक और जो वित्तीय स्थिति है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। एंड द फिजिबिलिटी ऑफ सच पेमेंट, ये 5 ऐसे पहलू हैं जिसको ध्यान में रखकर कंपनसेशन डिटरमाइन किया जाएगा। आफ्टर द रिकमेंडेशंस द अग्राइव्ड वुमन और द रेस्पोंडेंट कैन अपील इन द कोर्ट विद इन 90 डेज। अगर महिला को लगता है कि उनके साथ सही न्याय नहीं हुआ आईसीसी के द्वारा या कंपनी के द्वारा या संस्था के द्वारा, तो या तो महिला या जो अग्राइव्ड पर्सन है, जो रेस्पोंडेंट है यानी जो अक्यूज्ड पर्सन है, वो 90 दिनों के अंदर कोर्ट के अंदर इसे चैलेंज कर सकता है। तो इस कानून के तहत हमने देखा कि कई ऐसे प्रोविज़न हैं जहां पे कि महिलाओं को उनके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से
रोकने के प्रयास किए गए हैं। उसी संदर्भ में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि कोई अगर मिलिशियस कंप्लेंट फाइल करता है तो वैसे में उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। यानी गलत तरीके से अगर किसी को फंसाने की कोशिश की जाती है या फॉल्सली किसी को इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जाती है तो उस केसेस में ICC may recommend to the employer that it take action against the woman or the person who has made the complaint in accordance with the provisions of the service rule। तो वैसे में इसके बचाव का भी ध्यान रखा गया है कि कोई महिला गलत मामले में किसी व्यक्ति को यौन उत्पीड़न के मामले में ना फंसाए और उसके लिए इसके अंदर प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। ये जेंडर जस्टिस, वुमेन एम्पावरमेंट और ऐसे कई मामलों में ये आवश्यक हो जाता है कि इस कानून को लागू किया जाए लेटर एंड स्पिरिट में। और वर्तमान में जो इसका संदर्भ है वो केरल हाई कोर्ट का एक जजमेंट है, जहाँ पे कि केरल हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो फिल्म फ्रेटर्निटी है उसे ऐसे कंप्लेंट कमेटी बनानी चाहिए जो कि एक्ट्रेस और जो को-वर्कर्स उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस को कंसीडर करे और उसमें इन्वेस्टिगेट करके अपनी रिपोर्ट को सबमिट करे। और इससे जो महिलाओं का एम्पावरमेंट भी होगा, उनकी स्थिति में भी सुधार होगा और जो एक न्याय का पक्ष है वो पूरा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।